आज की राजनीति जिस तरह जा रही है, जितने रसातल में जा रही है, जितनी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आज ओशो होते तो राजनीति पे क्या कहते? देखिए, आज का जो प्रजातंत्र है, हम सबको पता है वह पूरी बुरी तरह से असफल हो चुका है ना। जिस प्रकार साम्यवाद विफल हो गया, जो उसने प्रॉमिस किया था कि सुख शांति आ जाएगी, समानता आ जाएगी, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा प्रयोग चला, 60 70 80 साल, 100% फ्लॉप हो गया। ठीक ऐसे ही डेमोक्रेसी के जो आइडिया थे शुरुआत में, जब साम्राज्यशाही ख़त्म हो रही थी, है ना, तब बड़े आकर्षित थे, बड़े अट्रैक्टिव थे कि बड़ा कुछ भला होने वाला है, जनता सुख से रह पाएगी। लेकिन हमने देख लिया यह भी संभव नहीं है। तो मैं किसी एक विशेष राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रहा है। ओशो का कहना है प्रजातंत्र नहीं, गणतंत्र नहीं, अब गुणतंत्र की ज़रूरत है। नो मोर डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेटिक मेरिटोक्रेसी, ये उनका नया कंट्रीब्यूशन है, नया योगदान है। अभी हम किसी को चुन रहे हैं अपना प्रतिनिधि, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप शक्ल सूरत के आधार पर। ये कोई आधार नहीं है। उसमें नेतृत्व करने की कौन सी कला है? जिस क्षेत्र का वह मंत्री बनेगा, उस क्षेत्र के बारे में उसकी क्या जानकारी है ना। हमारे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनको हस्ताक्षर करना नहीं आता था। ये देश को कैसे सही शिक्षा की दिशा में ले जा सकते हैं? ये कितना हास्यास्पद है। इट्स ए जोक। आज की जो राजनीति है वास्तव में एक लतीफ़े की तरह है ना। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक नेपाल की महिला आई, अक्सर वो आती रहती हैं वो पिछले 40 साल से यूएसए में। मैंने उनसे मजाक मजाक में कहा कि आप लोगों ने कैसे राष्ट्रपति को चुना है, वो क्या कर रहे हैं तमाशा, सर्कस के जोगर की भांति। वो कहने लगी कि अनपढ़ों के देश में तो ऐसे ही होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, अमेरिका को आप अनपढ़ों का देश कह रही हैं? तब उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने कहा अमेरिका के बच्चे क्या पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ते हैं? जहाँ तक सरकार ने कंपलसरी एजुकेशन रखी वहाँ तक, तो मजबूरी में वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार हाई स्कूल से पास हो गए, उसके बाद 99% बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कोई फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। क्योंकि जब वो 18 साल 19 साल के हो पाए, हाई स्कूल ग्रेजुएट, तब तक उनके 2-3 बार माता बदल चुकी, 2-3 बार पिता बदल चुके। पिताजी की 3-4 बार शादी हो चुकी, माताजी की 3-4 शादियाँ हो चुकी। किसी का भी इसके प्रति कोई लगाव नहीं है, बल्कि वो एक बर्डन की तरह है। अमेरिका में युवा बच्चे को ऐसा देखा जाता है जैसे बोझ की तरह। वो दिन कब आए, 18वीं वर्षगांठ इसकी मनाएं जन्मदिन की, और किक आउट, घर से बाहर करें। और बच्चा भी तड़प रहा है कि 18 साल का हो और वो भागे, इन लोगों से छुटकारा हो, बहुत इन्होंने सता लिया। अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए। बिना माता पिता की सपोर्ट के कोई बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अब बाहर जाके इसको काम करना होगा। अब ये उधार एक मकान किराए से लेगा, एक उधार क्रेडिट रेंट पे वो कार लेगा, सब चीज़ें क्रेडिट पे उसको मिलेंगी, हर चीज़ का उसको किस्त चुकाना है, हर महीने चुकाना है, उसको काम करना होगा। कोई छोटे मोटे काम मिलेंगे, हाई स्कूल पास को कोई बड़ा काम तो नहीं मिल सकता। वो छोटे मोटे काम करके 8 घंटे में अगर वो चाहे कि अब हम 4 घंटे पढ़ें भी, तो बहुत मुश्किल है ना। 8 घंटे फिजिकल वर्क ही वह करेगा, क्योंकि काम ही वैसा मिलेगा। इसके बाद वो कोई पार्ट टाइम कहीं एजुकेशन ज्वाइन करे, जो कि बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है। इस प्रकार से नौकरी कर करके हम पढ़ाई नहीं कर सकते वहाँ पे, जब तक माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे या गवर्नमेंट सपोर्ट करे तब नहीं हो सकती। तो उस नेपाली महिला ने मुझे बताया कि वहाँ के 99% बच्चे तो आगे पढ़ते ही नहीं हैं। वहाँ का जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क है वो तो बाहर के आए इमिग्रेंट उन्होंने संभाला है। वो भारत से गए हैं, चीन से गए हैं, जापान से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ये तो सब गरीब देशों के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आए, उनके माता पिता ने वहाँ पर उनको पढ़ाया, आज वो बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और सारा काम ये लोग संभाल रहे हैं, बौद्धिक कार्य। अमेरिका का आदमी एवरेज जो है उसकी आईक्यू तो बहुत ले है। और तब उन्होंने कहा कि वहाँ के अनपढ़ लोग जिसको चुनेंगे प्रतिनिधि, वो अपने ही जैसा तो कोई चुनेंगे, वैसे ही कोई मूड होगा, इडियट होगा, है ना, वो भी शुद्ध कराएगा। अब आप इस पर समझिए, पूरी डेमोक्रेसी ही पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है
कि भाई ये व्यवस्था कैसी है। हरियाणा में मैं रहता हूँ सोनीपत में, वहाँ चुनाव के पहले एक रात के पहले शराबों की बोतलें बट जाती हैं और उसी आधार पर वोट डलने वाली हैं। ये कोई सिस्टम है? कौन ज़्यादा शराब की बोतल बांट सकता है, उसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, वो जीत जाएगा। ओशो कहते हैं मेरिटोक्रेसी, गुण के आधार पर। मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं इसमें ताकि अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इस पे हमारा पूरा भविष्य निर्भर है। समझो कि स्वास्थ्य मंत्री चुनना है, तो इसके लिए जो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े होंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, किसी फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट हों, इसके बाद कम से कम 10 साल किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर चुके हों। मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब वो चुनाव में खड़े होने का अधिकारी है स्वास्थ्य मंत्री के लिए। और वोट डालने वाला हर कोई इंसान नहीं होगा, उसकी भी मेरिट तय होगी। मिनिमम किसी मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएट हो, मिनिमम, केवल वही वोट डाल सकेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में कौन अग्रणी है, कौन टैलेंटेड है, ये तो उसी क्षेत्र के लोगों को पता होगा। आम आदमी को क्या पता, उन्हीं को पता होगा। शिक्षा मंत्री चुनना है, तो आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और एडमिनिस्ट्रेशन और उच्चतम शिक्षा जिसने प्राप्त की है और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी जिसकी है, हम वही केवल चुनाव के लिए खड़ा होगा। और वोट डालने वाले मिनिमम प्रोफेसर रैंक के होंगे, इससे कम बालक वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उन्हीं को पता है कि उनके क्षेत्र में कौन बेहतर शिक्षा मंत्री हो सकता है। तो इस प्रकार मेरिटोक्रेसी होगी, जिसमें सुपर टैलेंटेड व्यक्ति को हम शक्ति देंगे। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के हाथों में जब सत्ता होगी तो उससे देश का भला होगा, उद्धार ही होगा, उससे बुराई नहीं होगी।